फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है अलोंग द एक्सिस, सेंटर में जो चीज़ है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, जिसमें आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड ब्रेन इज लाइक it is continuous with this spinal cord by a opening which is known as foramen magnum. So this brain is connected with this spinal cord with the foramen magnum. foramen magnum क्या है? foramen magnum एक ओपनिंग है स्कल के अंदर। हमारा ब्रेन कहाँ होता है? स्कल के अंदर होता है। स्कल इज अ बोनी थिंग एंड ब्रेन इज अ ब्रेन विच इज अ टिश्यू विच इज लाइक अ सॉफ्ट टिश्यू, ओके। सो दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो आपके सेंटर में है। और बाकी सब पूरी बॉडी से जो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट रखता है वो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी का मतलब होता है जो इधर उधर हो, सेंटर के चारों तरफ की चीज़ को हम पेरीफेरी कहते हैं। इसीलिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी जो सेंट्रल के चारों तरफ है वो आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका मेजर काम क्या है? उसका मेजर काम होता है कि वो एनवायरनमेंट से कोई भी सेंसेशन लेता है, टच हो, पेन हो, टेम्परेचर हो, जो भी हो रहा है, या फिर हमें लग रहा है कि कोई चीज़ लाइक हमें कोई भी सेंसेशन हो सकती है थ्रू पेरीफेरल रिसेप्टर्स। पेरीफेरी में रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे कोई भी सेंसेशन इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आती है। और जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे ये क्या करते हैं कि उस सेंसेशन को पास्ट एक्सपीरियंस और जो हमारे पास्ट मेमोरीज हैं उस चीज़ को लेकर उसको कंपेयर करते हैं, उसको कंट्रास्ट करते हैं और फिर एक फाइनल एक चीज़ डिसाइड करते हैं, फाइनल एक मैसेज डिसाइड करते हैं कि अब हम उस पर क्या रिएक्ट देना है। और उस पर जो रिएक्ट करता है वो कौन है? वो है मोटर सिस्टम। सो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो सेंसेशन ब्रेन में लेके आता है जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम, एक वो जो उस एक्शन को कराता है। जैसे मान लिया हमारा हाथ जो है, सपोज करिए कि किसी गर्म चीज़ पे पड़ा, तो ये रिसेप्टर्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, सेंसरी सिस्टम के थ्रू वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा और फिर वापस मोटर नर्व यहाँ की मसल्स को सप्लाई करेगी और हाथ को ये हटाने के लिए वहाँ से एक मैसेज कैरी करेगी, ठीक है। उसमें आपकी कोई फ्लैक्सर मसल है, कोई एक्सटेंसर मसल है, वो सब काम करेंगी। कहीं पर फ्लैक्शन होगा, कहीं पे एक्सटेंशन होगा और आप उस हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। तो यानी कि एक पहले एक सेंसेशन आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इंटीग्रेट होती हैं एंड दे आर कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड देन फाइनली एक मोटर आउटपुट के थ्रू उसको डिसाइड किया जाता है द फाइनल पाथ कि क्या होना है। सो द nervous system can be divided into central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system is brain and spinal cord. Peripheral nervous system is sensory peripheral nervous system, motor peripheral nervous system. Okay. One more part of this is autonomic nervous system. Autonomic nervous system is actually a part of peripheral nervous system. लाइक इन दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो मोटर नर्व्स हैं या मोटर सिस्टम है वो सप्लाई करता है आपकी स्केलेटल मसल्स को। अभी मैंने डिस्कस किया कि हमने सेंसेशन लिया और स्केलेटल मसल को सप्लाई किया, हमने हाथ को हटाया वहाँ से, ओके। लेकिन जो एक और सिस्टम है जो कि हमारी विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करता है, स्मूथ मसल्स को सप्लाई करता है। स्मूथ मसल्स होती है विसरल ऑर्गन्स में यूजुअली, कार्डियक हर्ट को सप्लाई करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। तो ये हो जाता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ओके। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अभी हम डिस्कस करते हैं, इससे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। इसमें जो सेंसरी सिस्टम है, आप इधर देखेंगे कि ये एक्चुअली इस तरीके से काम कर रहा है। सेंसरी सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसेशंस को लेके आया, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसका मैसेज सेंसरी सिस्टम के थ्रू होगा। उसके बाद मोटर के थ्रू
ये मसल्स को जाएगा या जो भी एक्शन कराना है वो मोटर के थ्रू कराएगा। और ये क्या है, ये आपका है इंटीग्रेटिंग सेंटर। ओके, सेंसरी सिस्टम में भी सेंसेशन दो तरह की होती हैं, एक जनरल सेंसेशंस और दूसरी स्पेशल सेंसेशंस। जनरल सेंसेशन वो होती हैं जो कि एक बहुत ही वाइड एरियाज के सेंसेशन को लेकर आ सकती हैं। जैसे कि टच है, टच आप चाहे हाथ पे टच करो तो भी उसके फाइबर्स आ सकते हैं, पैरों को टच करो तो वहाँ से टच सेंसेशन आ सकती है। मीन्स एक बहुत सारे एरियाज से सेम सेंसेशन जो है लेकर आई जा सकती है, वो होती है आपकी जनरल सेंसेशंस। और कुछ होती है कि स्पेशल जगह है, स्पेशल ऑर्गन है जो उस सेंसेशन को सेंस करते हैं, तो उसमें आते हैं स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन में जैसे विजन हो गया, क्योंकि वो सिर्फ आई से ही सेंस कर सकते हो विजन को, और बॉडी के किसी पार्ट से नहीं कर सकते। हियरिंग सिर्फ ईयर से हो सकता है। टेस्ट, स्मेल, इक्विलिब्रियम, ये सारे के सारे आते हैं स्पेशल सेंसेस में। जनरल सेंसेशन को भी हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक होते हैं सोमैटिक सेंसेशन, दूसरी होती है विसरल सेंसेशंस। सोमैटिक सेंसेशंस वो होती हैं जो सुपरफिशियल टिश्यू से, यानी स्किन से एंड सुपरफिशियल टिश्यू से सेंस होती है। जैसे टच हमें रिसेप्टर फील हो रहा है, पेन हो रहा है, टेम्परेचर फील हो रहा है, ठीक है। और जो विसरल होते हैं, विसरल सेंसेशंस वो होती हैं जो विसरा से होती हैं। जैसे कि आपके पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो जब दर्द होता है पेट में तो क्रैम्प्स जो फील हो रहे हैं वो विसरा से फील हो रहे हैं। या किसी को हार्ट का पेन हो रहा है तो वो भी विसरल जगह से आ रहा है। तो वो सब जो होते हैं आपके, ये आपके विसरल सेंसेशंस हो गई, ठीक है। ये आपकी स्पेशल सेंसेशन हो गई। तो हम इस तरीके से इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ सकते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ कुछ गैंग्लियंस होते हैं, इस तरीके से चेन्स होती हैं। गैंग्लियन क्या चीज होते हैं, गैंग्लियन और कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन एज गैंग्लियन, जहां पे काफी सारे न्यूरॉन्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से दो स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल दोनों साइड में दो चेन चलती हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक चेन्स। ओके, तो जो सिंपैथेटिक चेन्स हैं उनमें थोरैकोलंबर, हम इसको बोलते हैं आउटफ्लो, थोरैक्स से इसका ओरिजिनेट होता है और लंबर रीजन से ओरिजिनेट होता है। थोरैक्स का पूरा T1 से लेके, ठीक है, और लंबर में L2 या फिर L3 तक ये सिंपैथेटिक जो चेन होती है वो जाती है, उसका ओरिजिन होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में और क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे इसके न्यूरॉन्स होते हैं एंड अदर थिंग्स। सो जस्ट रिमेंबर कि थोरैको और लंबर, यानी बीच वाला जो पार्ट है थोरैक्स एंड देन लंबर, थोरैको लंबर जो फ्लो है वो सिंपैथेटिक है। ओके, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो है क्रेनियो एंड सैक्रल, यानी ऊपर और नीचे, क्रेनिया सैक्रल। क्रेनियम में क्या होता है, स्पेशली क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9, इनसे इनका ओरिजिनेशन होता है, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। S2, S3, S4 सैक्रल आउटफ्लो, S2, S3, S4, वहां से पैरासिम्पैथेटिक का ओरिजिनेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है कि ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑब्वियसली सारे विसरास को सप्लाई करेंगे, हार्ट को सप्लाई करेंगे, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये दोनों जो है, एक इनमें से एक ही एक्टिविटी को बढ़ाता है तो दूसरा उस एक्टिविटी को सेम को घटाता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वहाँ पर एक होम्योस्टेसिस रहता है, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस या लेस होता रहता है एक्टिविटी, और या फिर हम उसको मेंटेन करके रखते हैं प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट एंड डिफरेंट सिचुएशंस। सिंपैथेटिक ज़्यादातर चीज़ों को इंक्रीज करता है, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जो ज़्यादातर एक्टिविटी है उनको इंक्रीज करता है, एक्सेप्ट जीआईटी। जीआईटी की एक्टिविटी को ये डिक्रीज करता है। जीआईटी एक्टिविटी का मतलब, डिक्रीज करने का मतलब डाइजेशन को कम करेगा, मोटिलिटी को कम करेगा, ठीक है। तो ये
जीआईटी की एक्टिविटी को कम करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो बहुत ही पर्सन को कूल रखता है, पीस करता है, सारी चीज़ों को डिक्रीज़ करके रखता है, जैसे हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। लेकिन खाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ाता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, मोटिलिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए डाइजेशन का काम करता है, डाइजेस्ट का काम करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट एंड डाइजेस्ट, क्योंकि आपका हार्ट रेट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, कम हो रखा है, तो रेस्ट में है कंडीशन में इंसान, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम करो, खाते पीते रहो। ओके, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। जबकि ये इसका अपोजिट काम करता है। ये एक ग्रॉस है याद रखने के लिए, अदरवाइज डिफरेंट ऑर्गन्स पे दे हैव डिफरेंट वर्क। ओके, तो हम जो है इसको इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिंग ब्रेन। ब्रेन को आप अगर ऊपर से देखें, मीन्स व्यू फ्रॉम अपर साइड, ओके, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और अगर आप लैटरल साइड से देखें, मतलब आप इस साइड से देखें, तो कुछ आपको इस तरह का दिखाई देता है। तो ये हमारा है लैटरल व्यू, सॉरी, इट इज लैटरल व्यू एंड दिस इज व्यू फ्रॉम अपर साइड। ओके, अब ऊपर की तरफ से जब आप देखते हो ब्रेन को, तो ब्रेन आपको 2 पार्ट में दिखाई देता है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, तो इस तरीके से कुछ 2 स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, एक है आपका राइट हेमिस्फीयर, एक है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सल्कस टाइप की दिखाई देती है। सल्कस का मतलब होता है खांच, यानी कि जैसे आप ये समझ लो, इसको आपने ऐसे बीच में एक खांच टाइप की चीज़ है, तो ये आपकी खांचे हो गई। ठीक है, हमेशा जो एक खांच टाइप की चीज़ है, यानी कि एक कट टाइप समझ लो एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं सल्काई। और एक जो उठी हुई चीज़ है, जो मेजर इस तरह से टिश्यू दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं गायरी। तो ब्रेन में इस तरह के बहुत सारे सल्काई और गायरे होते हैं। जैसे ये जो हो गई सल्काई हो गई, जहाँ पर आपको बीच बीच में डिप्रेशंस दिखेंगे, और जो उठी हुई चीज़ है, रेज्ड जो टिश्यू है, वो आपको गायरे मिलेंगी। तो सल्काई एंड गायरी होते हैं बहुत सारे। जैसे अगर आप देखें कि अखरोट आप निकालें, तो अखरोट के अंदर जिस तरह का दिखाई देता है, कुछ ब्रेन आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये नेचुरल है, नेचर में आप देखेंगे तो अखरोट सिमिलर टाइप की स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्टली बट मोस्ट ऑफ जो है वो इस तरह से दिखाई देता है। अब आप ये जो बीच में फिशर है, वो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल फिशर, जो कि राइट और लेफ्ट को अलग करके रखी हुई है। अब जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये दोनों आपस में जो जुड़े होते हैं, वो एक वाइट मैटर्स के बहुत सबसे बड़े फाइबर से जुड़े होते हैं। तो लार्जेस्ट वाइट मैटर इज कॉर्पस कैलोसम, विच कनेक्ट्स राइट हेमिस्फीयर टू लेफ्ट हेमिस्फीयर। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, कॉर्पस कैलोसम। अब वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, वो भी हम एग्जैक्टली आपको इसका डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमिकली क्या है ये। तो वो कॉर्पस कैलोसम आपका वाइट मैटर है, आप ये याद रख लीजिए। ओके, जो कि राइट एंड लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है। अब अगर ऊपर से आप जो देख रहे हैं व्यू फ्रॉम सुपीरियर साइड, तो आपको इसमें जो लोब दिखाई देते हैं, वो सामने वाला फ्रंटल लोब, जो ये लोब है वो फ्रंटल लोब दिख रहा है आपको ऊपर से। साइड में जो व्यू है, जो लोब है, वो पैराइटल लोब दिख रहे हैं आपको। और पीछे की तरफ जो लोब दिख रहा है, वो आपको ऑक्सीपिटल लोब दिख रहा है। ये पीछे का जो लोब होता है वो ऑक्सीपिटल होता है, ऑक्सीपुट कहते हैं उसको, पीछे वाले हिस्से को, तो ऑक्सीपिटल लोब। ये फ्रंटल लोब, और साइड में पैराइटल लोब। पैराइटल लोब याद रख सकते हो, पी से पेरिफेरी, पी से पैराइटल लोब। तो जो पेरिफेरल में है वो आपका पैराइटल लोब है। ठीक है, तो ऊपर से आपको देखने में सिर्फ 3 ही लोब दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप लैटरल व्यू देखते हैं, मतलब आप इस साइड से देखते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा और लोब दिखाई देता है, जो है आपका टेम्पोरल लोब। तो लैटरल से अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्रेन आपको इस टाइप का दिखाई देता है, जिसमें ये फ्रंटल लोब है सामने वाला, पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब वही पेरिफेरी पे है, पर इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है ये इन द लैटरल व्यू। और इधर आपका टेम्पोरल, ये तो टेम्पोरल है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो ब्रेन का हिस्सा है, वो आपका टेम्पोरल लोब कहलाता है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर 2 मेजर सल्कस दिखाई देती है। ऐसे तो बहुत सारी गायरी एंड सल्काई है वहाँ पे, जो कि स्मॉल स्मॉल है, लेकिन मेजर आपको 2 सल्कस और इसमें स्पेशली दिखाई देती है, थोड़ा डीपर होती है, जो कि एक सेंट्रल सल्कस है, जो इस
इस तरीके से सेंट्रली इसको डिवाइड कर रही है। और एक टेम्पोरल जो ये लैटरल सल्कस है, जिसकी वजह से ये नीचे वाला जो है वो आपका टेम्पोरल लोब में मतलब टेम्पोरल लोब, इससे आप अलग कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, 4 इसके मेजर लोब दिखाई देते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के। सेंट्रल सल्कस एंड लैटरल सल्कस, फिलहाल आप इतना याद रखिए, ठीक है। उसके बाद जो पीछे अगर आप देखेंगे ऐसे, तो ब्रेन का जो नीचे वाला पार्ट है यानी पीछे वाला पार्ट, ये जो है ये होता है स्टेम, ब्रेन स्टेम। स्टेम की हिंदी होती है तना। जैसे पेड़ों में तना होता है, पेड़ में स्टेम होता है, ऐसे ही ब्रेन का एक स्टेम होता है, नीचे वाला पार्ट होता है और उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये ब्रेन स्टेम आपका इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो पार्ट है ब्रेन स्टेम है, वो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, 3 स्ट्रक्चर्स का ये बना होता है ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। और मेडुला नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ एक्सटेंड हो जाता है। तो मेडुला ही नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड में आगे कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और ब्रेन स्कल से किस फोरामेन के थ्रू निकल रहा है? फोरामेन मैग्नम के थ्रू, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड में जो जैसे ब्रेन हो गया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, पोस्टीरियर साइड में एक अलग स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि बहुत फोल्डेड होती है। उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम कहते हैं सेरेबेलम, जो कि इक्विलिब्रियम का काम करता है, ओके। सेरेबेलम, तो ये आपका पोस्टीरियर साइड में आ रहा है, इस जगह पे सेरेबेलम। तो हमेशा याद रखना है, वर्ड में हमेशा हम कई बार लिखने में कंफ्यूज करते हैं, कई बार समझने में कंफ्यूज करते हैं। ये पार्ट सेरेब्रम है, सेरेब्रम, और ये पार्ट है सेरेबेलम। दैट डिफरेंस यू शुड बी एबल टू रिमेंबर। नाउ पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये है ब्रेन का कट सेक्शन। और ब्रेन को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 ब्रेन, विच इज़ फ्रॉम दिस साइड टू दिस प्लेस, जिसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ रहा है। मेनली जो हेमिस्फीयर है वो 4 ब्रेन में आ रहा है। मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, और हाइंड ब्रेन जो कि पीछे वाला पार्ट है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसको यानी हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, और सिंपल सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो इसका डिवीजन हो गया 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है। 4 माने पहले होता है, बीच वाला मिड हो गया, लास्ट में हाइंड ब्रेन हो गया। अब इनके दूसरे नाम हो रहे हैं जो हमको याद रखने हैं। 4 ब्रेन को हम कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। प्रो माने पहले, तो सबसे पहले यही आएगा प्रोजेंसेफेलॉन, यहाँ से लेके पार्ट है प्रोजेंसेफेलॉन। फिर एम फॉर मिड है, एम से ही मीजेंसेफेलॉन। और हिंड ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं रोम्बेंसेफेलॉन, ओके। तो सिंपल हो गया, पहले प्रोजेंसेफेलॉन, फिर मिड के नाम से मेजेंसेफेलॉन, और पीछे वाला रोम्बेंसेफेलॉन। अब जो प्रोजेंसेफेलॉन है उसको हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं। इसका जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, जैसे ये देखो सुपरफिशियल पार्ट जो बाहर है, उसको हम कहते हैं टेलेंसेफेलॉन। और जो पार्ट डीपर स्ट्रक्चर, जैसे ये पार्ट डीपर स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर है, डीपर है, इसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। याद रखने के लिए डी फॉर डीपर, डी फॉर डायनसेफेलॉन, ओके। तो प्रोजेंसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन और रोम्बेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन को टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमने और दिखा रखा वही मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। और ये देखिए पोस्टीरियर साइड में क्या है? सेरेबेलम। पोस्टीरियर साइड में सेरेबेलम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोल्डेड होती है। ये हमने अनफोल्ड करके दिखा रखा है, इसमें पीछे की साइड पे है, ओके। सो दिस इज द सेक्शन ऑफ ब्रेन। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है। हम लोग बात करते हैं सेरेब्रल ग्रे मैटर और सेरेबेलर ग्रे मैटर बात करेंगे हम, या कॉर्टेक्स की बात करेंगे, कॉर्टेक्स क्या चीज़ होती है। तो कॉर्टेक्स एक्चुअली सुपरफिशियल जो पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो एक्चुअली इसको डिवाइड करें तो इसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर है। पहले हमेशा ब्रेन हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो, उसमें हम ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहेंगे। अब अगर आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर याद हो तो न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सेल बॉडी होती है और एक्सॉन होता है। ये सेल बॉडी है और ये होता है एक्सॉन, ओके। सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस, ओके।
अब अगर किसी एरिया में ये सेल बॉडी एक साथ इकट्ठी हो जाए तो उस जगह का जो कलर है वो ग्रे हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे जिनकी वजह से वो ग्रे कलर दिखाई देगा। और उस पार्ट को हम कहेंगे को भी, मतलब उसके तो पार्ट के हिसाब से उसको हम कहेंगे वाइट मैटर है ये। और जहां पर उसके एक्सॉन्स का कलेक्शन होगा, क्योंकि एक्सॉन्स पे माइलिन शीट होती है, यूजुअली माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ज़्यादातर, तो वो वाइट अपीयरेंस देते हैं कट सेक्शंस में, इसलिए उसको हम वाइट ग्रे मैटर कहते हैं। तो जैसे कहीं पे भी ब्रेन में अगर आप देखोगे तो सपोज करो इस तरह से स्ट्रक्चर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये जो पार्ट हो गया ये हो गया कौन सा, ग्रे मैटर, और ये जो पार्ट हो गया जहाँ पे कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है ये हो गया वाइट मैटर। सिंपल बात है ये। अब उसका अरेंजमेंट स्पाइनल कॉर्ड में कैसे है, ब्रेन में कैसे है, वो आपको देखना होता है कि कौन से में बाहर की तरफ वाइट मैटर रहता है या ग्रे मैटर रहता है। अभी हम बात करें ब्रेन की, तो हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो ग्रे मैटर हो गया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स इज अ ग्रे मैटर, एंड कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज वाइट मैटर। नाउ ग्रे मैटर कैन ऑल्सो अगेन डिवाइड इनटू कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियाई। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो न्यूक्लियाई बात कर रहे हैं ये इस न्यूक्लियाई से डिफरेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियस है ये इस न्यूक्लियाई से डिफरेंट है। जैसे हम कई बार बात करते हैं 5th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, 6th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, 7th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, वैगस का न्यूक्लियाई कहाँ पर है, या फिर एक हम बात करते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटोरियस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटोरियस से क्या न्यूक्लियस है, तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये न्यूक्लियाई क्या है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स क्या है, जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है उसमें कलेक्शंस होता है न्यूक्लियाई का। जो ये एक्सॉन्स हैं ये कुछ इस तरीके से इकट्ठे रहते हैं कि बाहर की तरफ में न्यूक्लियाई सेल बॉडीज होती है और सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं इस तरीके से, ओके। और ये इस तरह से फाइबर्स आते हैं, ऐसे सारे फाइबर्स इकट्ठे होके आते हैं, और फाइबर्स कहाँ जाएंगे, फिर सीधे नीचे ब्रेन स्टेम में जाएंगे और नीचे की तरफ आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। कुछ फाइबर्स आ भी रहे होंगे इस तरीके से जो कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बनाएंगे, जो ऊपर आ रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट, जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, पर सब वाइट मैटर है, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये आपका कॉर्टेक्स कहलाता है, जहाँ पे कलेक्शंस ऑफ दिस न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसा ही ये तो हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये सेरेब्रम का कॉर्टेक्स बना रहा है। ऐसे ही सेरेबेलम में भी ये न्यूक्लियाई जो होते हैं, मतलब जो सेल बॉडी का कलेक्शन है जो हमने अभी बनाया, वो ऐसे बाहर की तरफ सेरेबेलम में भी होते हैं, सेरेबुलर स्ट्रक्चर पोस्टीरियर साइड की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेरेबेलर कॉर्टेक्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये वाला, और ये सेरेबेलर कॉर्टेक्स है। अब फाइबर्स इसमें से भी आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, कनेक्शंस हो रहे होंगे, आपस में भी कनेक्शन हो रहे होंगे, तो वो फाइबर्स के थ्रू होता है, वाइट मैटर्स के थ्रू होता है, मेनली एक्सॉन्स के थ्रू। अब क्या होता है, कहीं कहीं पे ये जो सेल बॉडीज़ हैं, ये यूजुअली तो अरेंजमेंट इन सेल बॉडीज़ का आउटर लेयर पे होता है जो कि कॉर्टेक्स बनाती है, पर कहीं कहीं पर इनका कलेक्शंस जो है सेल बॉडीज़ का बीच में आ जाता है और उनसे फाइबर्स निकलते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो कलेक्शन है ये चारों तरफ से किससे कवर्ड है, यहाँ पे भी वाइट मैटर है और इनसे फाइबर्स निकल रहे हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। चाहे वो कोई सी क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई हो, चाहे न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटोरियस हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई कुछ पाए जा सकते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है दैट आर स्मॉल पीसीज ऑफ ग्रे मैटर, क्योंकि ये क्या है, सेल बॉडी है, तो स्मॉल पीसीज ऑफ ग्रे मैटर या फिर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, है ना, सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। चारों तरफ से कहां से कवर्ड है, ये व्हाइट मैटर से, तो दे आर नोन एज न्यूक्लियाई, यू अंडरस्टैंड। और इनसे क्या निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं जो कि नर्व्स बनाएंगे। कौन सी भी नर्व है उसका जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ कहाँ पर है, ये आपको पढ़ना होता है एनाटॉमी में, जो आप इसको पढ़ते हो कि कौन सा नर्व है उसका न्यूक्लियाई कहाँ पर होता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स का न्यूक्लियाई कहाँ पे होते हैं, तो आप एनाटॉमी में पढ़ते हो। तो ये एक्चुअली बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपसे या तो वाइवा में कहीं कोई पूछ सकता है। थ्योरेटिकली ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती, यूजुअली यही पूछी, मतलब आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये न्यूक्लियाई वाइट मैटर सब नहीं आएंगे तो कहीं पे कोई अगर एक स्पेसिफिक टर्म आ जाती है तो आप नहीं समझ पाते हो। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका वाइट मैटर, ये आपका एक ओवरव्यू हो गया है। ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में ऐसी तरह से काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि बेसल गैंग्लिया, सो दैट इज ऑल्सो न्यूक्लियाई, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, दे आर ऑल्सो न्यूक्लियाई। सो व्हाट दे आर एक्चुअली? दे आर एक्चुअली collection of gray matter, small pieces of collection of gray matter, और यू कैन से जहाँ पे बहुत सारी सेल, जहाँ पे कुछ सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं वही आपकी न्यूक्लियाई हैं। तो जैसे बेसल गैंग्लिया है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये सारे न्यूक्लियाई हैं। ऐसे ब्रेन स्टेम में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, तो जैसे बेसल गैंग्लिया एक्चुअल में क्या है? बेसल गैंग्लिया जो ये आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के बेस पर ये स्ट्रक्चर होती है। आई हैव मेड इट अ वेरी रफ डायग्राम। तो बेसल फोर ब्रेन के बेस पर ये होता है, और यू कैन से कि मिड ब्रेन से थोड़ा सा, मिड ब्रेन के अपर साइड में होता है, यहाँ मिड ब्रेन होगा, तभी तो फिर आगे पोन्स मेडुला सब आएगा। तो ये एक शी शेप्ड की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियाई बन जाता है, यानी कि जो कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज हो रही हैं वो शी शेप में हो जाती हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया। जो मैंने पर्पल कलर बनाया है बेसल गैंग्लिया है, या इन्हीं को हम बेसल न्यूक्लियाई कह रहे हैं इसीलिए, क्योंकि ये क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। ये कॉर्टेक्स है, ऐसे कॉर्टेक्स होता है यहाँ पर, तो कॉर्टेक्स के नीचे है ये, तो सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई एट द बेस ऑफ फोर ब्रेन। ओके, और इसमें जो न्यूक्लियाई हैं, इसमें कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं इस बेसल गैंग्लिया के अंदर में। बेसल गैंग्लिया आपका मोटर कंट्रोल में रोल प्ले करता है, मोटर प्लानिंग में, कि कोई हमें जैसे हाथ मूवमेंट कराना है या कुछ, प्लान जो हम करेंगे किसी भी मोटर मूवमेंट का, वो बेसल गैंग्लिया उसमें रोल प्ले करता है। इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कॉर्डेट न्यूक्लियस है, पुटामेन है, ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है, और सबस्टेंशिया नाइग्रा सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये आप बेसल गैंग्लिया की वीडियो में पढ़ेंगे कि ये इनका फंक्शंस क्या है और ये किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, बट जस्ट कि शी शेप टाइप से सिचुएटेड होते हैं। जैसे अमाइगडाला है, ये भी न्यूक्लियाई है। जो ये शी शेप जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर ये एक न्यूक्लियाई होता है अमाइगडाला। अमाइगडाला लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, और ये इमोशंस में रोल प्ले करता है। आपको जैसे गुस्सा आ रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको खुशी हो रही है, ऑल इमोशंस, तो वो लिम्बिक सिस्टम करता है। उसमें भी कई सारे न्यूक्लियाइज होते हैं सेम तरीके से। तो आप जब भी कभी इस तरह के डिफरेंट जो नेम्स होते हैं, आप उनको ध्यान देखेंगे कि ये न्यूक्लियाई है या क्या है, ठीक है। न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि ग्रे मैटर है, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है, यानी कि जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है वो वहाँ पर है, वहाँ से एक्सॉन्स निकल रहे होंगे, फाइबर्स एज यूजुअल, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ब्रेन के एरिया से। तो ये कहाँ पर है? ये फ्रंटल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब में, ये टेम्पोरल लोब होता है, इस टेम्पोरल लोब के फ्रंटल पोर्शन में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है अमाइगडाला, और ये इमोशंस पे रोल प्ले करता है। फिर ऐसे ये थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस होता है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ से स्ट्रक्चर्स बीच में आ गई हैं। तो एक्चुअली ब्रेन में ही इस तरह से कलेक्शंस हैं और डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियाई वहाँ पर होते हैं, और उनसे फाइबर्स निकलेंगे जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे और अपना काम करेंगे। ओके, अब जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर क्या है? कलेक्शंस ऑफ एक्सॉन्स। तो जैसे वाइट मैटर भी आपकी तीन तरह के हो सकते हैं, और भी टाइप से होते हैं, जो मेजर होते हैं तीन तरह से होते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये आपका ब्रेन है, जस्ट अ रफ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा? सेरेबेलम ऑब्वियसली पोस्टीरियरली। तो यहाँ पर फाइबर्स, कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जैसे यहाँ पर सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडीज कॉर्टेक्स बना रही हैं, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फाइबर्स वहाँ से नीचे जा रहे हैं और एक इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन फाइनली कहाँ जाएगी? मसल्स को जाएंगी। तो ये कौन से हो गए? डिसेंडिंग फाइबर्स। ओके, और कुछ ऐसे होंगे जो कि जैसे आपके यहाँ पे सपोज करिए स्किन है, टच के रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर के हैं, पेन के हैं, वो यहाँ से लेके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जाएंगे। तो जो सेंसेशन ऊपर लेके जा रहे हैं वो असेंडिंग ट्रैक्ट हो गए, जो नीचे लेके जा रहे हैं वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट हो गए। तो यानी कि ये जो बंडल्स हैं टुगेदर, जो ऊपर जा रहे हैं स्ट्रेट और नीचे लेके जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रैक्ट्स, जिनमें सेंसरी ट्रैक्ट आते हैं, मोटर ट्रैक्ट आते हैं। सेंसरी क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग ट्रैक्ट, और डिसेंडिंग ऊपर से नीचे जाता आ रहे हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन है, दे आर ऑल वाइट मैटर्स। फिर इसमें होते कॉम्यूशरल फाइबर्स।
अब ब्रेन के दो एरियाज हैं, ठीक है। अब राइट है और लेफ्ट है। अब राइट लेफ्ट एरिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए दोनों साइड्स को जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमिशुरल फाइबर्स। कॉमिशुरल मतलब जोड़ना होता है, तो एक दूसरे को जोड़ने के लिए कॉमिशुरल फाइबर्स हैं। और बॉडी में लार्जेस्ट कॉमिशुरल फाइबर कौन है? कॉर्पस कैलोसम, जो कि ब्रेन के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है। अगर आप इस जैसे आप सपोज करिए ये डायग्राम है, आप बुक्स में जो डायग्राम्स बने हुए होते हैं उनमें आप देखेंगे कि ये ऐसे एक सी शेप की स्ट्रक्चर, जब भी कट सेक्शन ऑफ ब्रेन दिखाते हैं आपको सबसे पहले ये दिखाई देता है इस तरह से। यही होता है कॉर्पस कैलोसम। तो ये एक ब्रेन और दूसरे ब्रेन को जोड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉर्पस कैलोसम। सो कॉर्पस कैलोसम इज ऑल्सो व्हाइट मैटर एंड इट इज अ टाइप ऑफ विच आउट ऑफ दीज थ्री इट्स अ कॉमिशुरल फाइबर्स। और होते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। अब दो साइड को तो आपस में जोड़ लिया आपने कॉमिशुरल से, लेकिन ब्रेन के एक ही साइड में भी आपस में जोड़ने की जरूरत होती है। किसी भी एक एरिया से दूसरे एरिया को, मान लिया मुझे यहाँ से यहाँ जोड़ना है, यहाँ से यहाँ जोड़ना है, आगे से पीछे को जोड़ना है, तो एक ही मतलब वन पार्ट ऑफ ब्रेन में या वन पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो फाइबर्स होते हैं दे आर नोन एज एसोसिएशन फाइबर्स। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाइट मैटर, ठीक है। अब हम बात करें कि ब्रेन में ग्रे मैटर कहाँ है? बाहर है, व्हाइट मैटर अंदर है। लेकिन अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में देखोगे, जब आप स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन बनाते हो तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये सारा का सारा ग्रे मैटर है। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है वो कहां पर है? सेंट्रल पार्ट में है स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये अपोजिट होता है, ध्यान रखने की बात है। इसमें वैसे भी क्या है, क्योंकि फाइबर्स हमेशा बाहर से ही एंटर करेंगे और बाहर ही निकलना है इनको। इसका मतलब फाइबर्स कहाँ होंगे? याद रखने की चीज़ है, फाइबर्स या तो भी बाहर से एंटर करेंगे, बाहर निकलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड्स तो चारों तरफ से ऐसे फाइबर्स जाते हैं ना, ठीक है, जबकि ब्रेन से ऊपर से नीचे जाते हैं मेन फाइबर्स। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्योंकि इधर इसका मतलब इधर उधर क्या होने चाहिए? फाइबर्स होने चाहिए। फाइबर्स क्या होते हैं? व्हाइट मैटर। तो इसका मतलब बाहर व्हाइट मैटर होता है, ये व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर है, सब जो है बाहर की तरफ जो भी एरियाज हैं व्हाइट मैटर है। दिस वन ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में अंदर होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बाहर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रॉडमैन एरियाज। जर्मन एनाटोमिस्ट ब्रॉडमैन ने साइटो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर and histology of cells of the different areas of the cerebral cortex, उनके बेस पे उसने different areas of cerebral cortex को different numbers में डिवाइड किया, जिनको उसने उसी के नाम पे इनका नाम पड़ा ब्रॉडमैन एरियाज। ओके, अब ऐसे तो उसने बहुत सारे डिवाइड किए और उसने देखा था उन सेल्स की स्ट्रक्चर के बेस पे, लेकिन बाद में देखा गया कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है उनकी उसका फंक्शन से भी रिलेशन है। जो उसने एरियाज़ को डिवाइड किया था उसमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को रोल प्ले कराते हैं, ठीक है। अब आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, पर आपसे जो वाइवा में आपसे जो पूछे जाते हैं ब्रॉडबैंड एरियाज़ वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कौन कौन से एरिया हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वही आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो यहाँ ब्रेन है, ये ब्रेन में यहाँ होती है सेंट्रल सल्कस। ये इसको मेन याद रखो, यहाँ पर ये इसको सेंट्रल सल्कस होती है जो कि इसको डिवाइड करती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। दिस इज सेंट्रल सल्कस। ये ब्रेन का लेटरल व्यू ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे सेंट्रल सल्कस होती है, ठीक है। अब उस सेंट्रल सल्कस के एंटीरियर साइड में होता है मोटर एरिया। जैसे ये सेंट्रल सल्कस है, इसके एंटीरियर साइड में होगा मोटर एरिया और उसके बैक साइड में होगा सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया और मोटर एरिया का क्या मतलब है? जो भी सेंसेशन है, मान लिया कि आपकी कोई टच की सेंसेशन आई है, टेम्परेचर की सेंसेशन आई है, या कोई भी सेंसेशन है हाथ पैर से जहाँ से भी आ रही है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी इसको रास्ते में। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो क्रॉस करके फाइबर जाए, चाहे वो सीधे फाइबर जाए, वट एवर इज द क्रॉसिंग, तो जो प्रोसेसिंग यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है उसके बाद ये फाइबर्स ऊपर जाते हैं एज अ असेंडिंग ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट और सेंसरी ट्रैक्ट। और ऑन द वे इसको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं,
सबसे नीचे से बात करेंगे तो मेडुला मिलेगा, फिर आपका पॉन्स मिलेगा, फिर मिड ब्रेन मिलेगा, यहाँ पर थैलेमस भी होगा। थैलेमस जो होता है वो सेंसरी रिले स्टेशन है, सारी की सारी सेंसेशन थैलेमस में जाके वहाँ पर रिले करती हैं और फिर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जाती हैं। और वो कहाँ जाती हैं, सारी जो सेंसेशन, सारे जो फाइबर्स फाइनली जाएंगे थैलेमस के बाद, ये फाइनल जाएंगे इस वाले एरिया में, 3-1-2 एरियाज, इस तरीके से 3-1-2। ये जो एरिया 3 और 1 और 2 है इसी क्रम में होते हैं। 3-1-2 इसलिए ऐसे याद रखना पड़ता है, 1-2-3 टाइप नहीं है, 3-1-2 है। और इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये प्राइमरी एरिया है, और भी सेंसरी को सेंस करने के लिए एरियाज हो सकते हैं। जो मेन एरियाज हैं उनको हम प्राइमरी वर्ड यूज़ करा है हमने इन सब के लिए। तो जो सारे सेंसरी फाइबर्स हैं वो फाइनली जो ट्रैक्ट्स जा रहे हैं वो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जाकर वो एंड करते हैं। जैसे ये फाइबर्स हो गए यहाँ इस तरीके से फाइनल यहाँ पर एंड करेंगे। बीच में जो प्रोसेसिंग हो एक अलग बात है, और ज़रूरी नहीं सेम न्यूरॉन हो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो एंड हो गया कहीं पे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन चला वो कहीं पे एंड हो गया, फिर थैलेमस में एंड होते हैं, वो थैलेमस से जो फाइबर्स आते हैं वो फाइनल यहाँ पर एंड करें। ठीक है, तो दिस इज अ प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया दैट इज पोन द पोस्टीरियर ऑफ दिस सेंट्रल सर्कस। और इसके एंटीरियर में मोटर एरिया होता है। इसका मतलब क्या है, जब प्लानिंग होती है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग करते हो, मान लिया मुझे हाथ मूव कराना है तो मेरा ब्रेन प्लानिंग प्रोग्रामिंग करेगा। उसका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट जो मेजर प्लानिंग में रोल प्ले करता है वो 4-6 होता है। बाकी सोमैटोसेंसरी का भी रोल उसमें होता है जो कि आप मोटर ट्रैक में पढ़ सकते हो। तो बेसिकली जो यहाँ से उन प्लानिंग का ओरिजिनेशन हो रहा है मोटर का, और यहाँ से फाइबर्स चलते हैं और वो नीचे जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे और फाइनली वहाँ से निकल के वो कहाँ जाएंगे, मसल्स को जाएंगे और मसल्स को मूवमेंट कराएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया इज एरिया 4। उसकी जस्ट आगे होता है एरिया 6 दैट इज प्री मोटर एरिया। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले आपको यही याद रखना है, वाइवा का क्वेश्चन है, और ये आपको ट्रैक्ट समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रैक्ट फाइनली कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से मोटर ट्रैक्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया इन दी पोस्ट सेंट्रल गायरस, हाँ मतलब पोस्ट सेंट्रल गायरस हो गया ना, पोस्ट सेंट्रल गायरस, एंड प्री सेंट्रल गायरस इज प्राइमरी मोटर एरिया। फाइन। अच्छा, उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है आपके स्पीच एरिया, क्योंकि स्पीच पे एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है और स्पीच के एरियाज फाइबर में पूछे जाते हैं। स्पीच के 2 एरिया होते हैं मेन जो होते हैं, और भी है एरियाज। मेन जो एरिया है वो है एक तो सेंसरी स्पीच, हम किसी बात को समझ पा रहे हैं, और एक होता है हम वर्ड बना के उसको बोल पा रहे हैं। तो जो समझ पा रहे हैं दैट इज सेंसरी स्पीच एरिया, और जो वर्ड फॉर्मेशन करके हम बोल पा रहे हैं दैट इज अ मोटर स्पीच एरिया। जैसे अब बंदे को समझ में आ गया लेकिन उस वर्ड नहीं बना पा रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, मोटर स्पीच एरिया में। बंदे को समझ आ रहा है पर उसको, हाँ मतलब दूसरी चीज़ें हो सकती है कि वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो वर्ड तो बना लेगा उल्टे पुल्टे, लेकिन वो उस जब समझ ही नहीं आएगा तो आपको वर्ड भी समझ नहीं आने। अंडरस्टैंड। तो एक सेंसरी स्पीच एरिया होता है, एक मोटर स्पीच एरिया होता है जो वर्ड बनाता है, दैट इज मोटर स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया होता है आपका सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में, ये होती है आपकी लैटरल सल्कस। ये जो सल्कस है लैटरल सल्कस है, तो ये टेम्पोरल लोब है। अब इस टेम्पोरल लोब की जो सुपीरियर साइड है यहाँ पर, जिसे कहते हैं सुपीरियर टेम्पोरल साइड हो गई, और उसमें भी पोस्टीरियर, सुपीरियर है और पोस्टीरियर साइड है, तो वहाँ पर इसका होता है सेंसरी स्पीच एरिया, जो सेंस करता है, मतलब समझता है बात को, क्या वर्ड्स को समझ के या क्या उसको पढ़ के या कैसे भी समझ के, मतलब सेंसरी स्पीच एरिया, उसको फिर बुलवाना है बाद में। ठीक है, सो दैट इज वर्निक्स एरिया and that is situated, this is 22 number and this is on the posterior side of this superior temporal gyrus। ठीक है, जो ब्रोकाज एरिया है जो वर्ड बनाना है वो आपका होता है आके फ्रंटल एरिया पे। ठीक है, और ये होता है 44 एरिया, लेकिन ये भी देखो कि टेम्पोरल के जस्ट ऊपर, ये पर फ्रंटल पे है, तो एक कह सकते हो फ्रंटल में लोब में इंफीरियर साइड में है, इंफीरियर फ्रंटल लोब में ये एरिया होता है 44, दैट इज मोटर स्पीच एरिया और इट इज नोन एज ब्रोकाज एरिया। अंडरस्टैंड, ये वर्ड फॉर्मेशन कराता है। स्पीच का एक और एरिया होता है जो कि नेमिंग कराता है। किसी भी चीज़ का नाम लेना है तो नाम बनाने के लिए, नेमिंग के लिए जो एरिया इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एंगुलर गायरस, और ये भी 22 के जस्ट पीछे है 39 एरिया।
दैट इज एंगुलर गायरस और वो निमी स्पीच एरिया है, ठीक है। और ये जो वर्निक्स है और ये है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए भी होते हैं जो कि आप लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ओके। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो एरिया है वो जस्ट वर्निक्स के सामने ही होता है 41-42। कहीं कहीं बुक्स में कंफ्यूजिंग भी कर रखा है, वो 22 कोई प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कह रहे हैं, बट प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स 41-42 है जो जस्ट इसके सामने है। अंडरस्टैंड? तो आप याद रख सकते हो स्पीच का एरिया और ऑडिटरी का एरिया साथ साथ है, ये स्पीच के जस्ट आगे ऑडिटरी एरिया थोड़ा नीचे। अंडरस्टैंड? टेम्पोरल लोब क्या में ये सारे ये। और एक होता है विजुअल एरिया। विजुअल एरिया जो होता है वो प्राइमरी विजुअल जो एरिया है वो एरिया नंबर 17 है लास्ट में, ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, बाकी भी 18-19 ये सब हेल्प करते हैं उसको। प्राइमरी जो एरिया है दैट इज 17, दैट इज विजुअल, प्राइमरी विजुअल cortex area. So these are some of the major important Brodmann areas which can be asked in your exam.